अध्याय 1651 दुर्लभ वंश। स्टॉर्म ड्रैगन के अंडे से बाहर आते ही बाकी ड्रैगन भी जल्द ही बाहर आ गए। इससे पहले कि नन्हा नीला अजगर मछली की पहली थाली खत्म कर पाता, एक और अंडा फूट पड़ा और बड़े बड़े चमड़े जैसे पंखों वाला एक शानदार सफेद और चांदी का अजगर अपने पिंजरे से बाहर निकल आया और अपने शरीर पर चिपके हुए अंडे के छिलकों पर झुंझलाहट से दहाड़ा, मानो इससे वे हिल जाएंगे। और काल को आश्चर्य हुआ कि ऐसा ही हुआ। वह छोटा जीव एक ऐसी प्रजाति का वायु तत्व वाला ड्रैगन था जिसे काल नहीं पहचानता था, और उसकी सांस में जन्म से ही वायु का मूलभूत नियम समाहित था। उसे बस इच्छा शक्ति दिखानी थी और हवा इतनी तेज चलती कि उसकी कोमल पपड़ियों को साफ कर देती। मात्र देवी ने उसकी शरारतों से दूसरों को परेशान होने से पहले ही उसे घोंसले से उठा लिया और उसे अजगरों के भोजन की मेज पर रख दिया ताकि वह चुन सके। छोटे बच्चे, मैं तुम्हारी और इस झुंड की देखभाल करूंगी। अपना पहला भोजन खुद चुनो और हम इसे तुम्हारा पसंदीदा भोजन मान लेंगे, उसने समझाया। पवन ड्रैगन ने भौहें चढ़ा ली, एकाग्रता में उसकी भौहें सिकुड़ गईं। वह अभी नवजात ही था, लेकिन उसके लिए पहले से ही इतने कठिन कार्य सौंप दिए गए थे। हाँ, वह इस विचित्र लाल ड्रैगन को तर्क के खेल में उसे हराने नहीं देगा। एक गर्व भरी चीख के साथ उसने अपने पंख फैलाए, मानो पूरी मेज पर अपना अधिकार जमाना चाहता हो, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि अपने छोटे आकार के कारण वह मुश्किल से एक प्लेट को ही ढक सकता है। इसलिए उसने एक नया तरीका अपनाया। उसने अच्छी खुशबू वाली हर चीज के कुछ टुकड़े उठाए और उन्हें एक ढेर में फेंक दिया, फिर उसकी रक्षा करते हुए उसे घेर लिया। ठीक है, विंड ड्रैगन को खाना बहुत पसंद है, मैट्रन आलिया ने टिप्पणी की। काल ने उस अफरा तफरी को देखा जब और अधिक अंडे फूटने लगे, और फिर दूर की ओर देखा, जहां वे देख सकते थे कि अंडों के और भी समूह सक्रिय होने लगे थे। क्या हमें वापस उड़ान भरनी चाहिए ताकि हम अंडों से बच्चे निकलते हुए और देख सकें? उसने पूछा, जबकि डाना कांपते हुए घोंसले को देखकर मुस्कुरा रही थी। नहीं, चलो यहीं इंतजार करते हैं, हम दूर से दूसरों को देख सकते हैं। यहाँ से हम सिर्फ जंगल के घोंसले को नहीं देख सकते, और उस पर लोट्स और बटन दोनों मौजूद हैं, इसलिए चूजों को निश्चित रूप से अपने हाल पर नहीं छोड़ा जाएगा, डाना ने मजाक में कहा। हाँ, और न्यान वहां थोर टेसा और घास के मैदान वाले समूह के साथ है। मुझे आश्चर्य है कि नाचटिया कहाँ गई? काल ने पूछा। वह उसे टाइनी वर्ल्ड में ढूंढ सकता था, लेकिन वहां इतनी हलचल होती थी कि अनुमान लगाने की तुलना में यह ज्यादा झुंझलाहट भरा होता। वह पहाड़ के अंदर है। कुछ छाया और पृथ्वी तत्व वाले ड्रैगन के अंडे हैं जो जंगल या घास के बजाय जमीन के नीचे रहने पर बेहतर प्रतिक्रिया देते हैं, इसलिए हमने उन्हें वहां बढ़ने के लिए रख दिया। कुलपति को भी उनके साथ होना चाहिए, क्योंकि वह समूह उस अनाथालय और अकादमी परिसर के पास है जिसका हम छात्रों की बढ़ती संख्या के लिए नवीनीकरण कर रहे हैं। यह अब लगभग तैयार है, और हाल ही में डाकलाइट होस्ट ने चट से हमारे लिए ढेर सारी अध्ययन सामग्री भेजी है, लाइब्रेरियन आइक ने समझाया। ये बहुत अच्छी खबर है। जब तक उनके पास मानक शिक्षा के लिए आवश्यक सभी चीजें मौजूद हैं, तब तक सब ठीक रहेगा। हमें जिस आखिरी चीज की जरूरत पड़ने वाली है, वह पहले से ही उपलब्ध है, हमें बस उन्हें उस स्थान पर रखना है। बरसिकर, वह जाना नहीं चाहेगा, आईके ने जवाब दिया। काल हंसा, नहीं, वह नहीं। मेरा मतलब न्यान और दो अवनतिग्रस्त ड्रैगन से है। वे अमर लोकों से हमारे प्रतिनिधि हो सकते हैं ताकि वे उन विषयों को समझा सके जो हमारे यहाँ के प्रशिक्षकों को नहीं पता है। इनमें से कुछ ड्रैगन बहुत शक्तिशाली पैदा होंगे, और अगर हमारे पास सही प्रशिक्षण की व्यवस्था नहीं है, तो इससे उनका विकास रुक जाएगा। अगर ऐसा हुआ, तो मुझे उन्हें नए घर के कबीले में भेजना पड़ेगा ताकि वे आसानी से अमरत्व प्राप्त कर सकें। मुझे पता है कि कम से कम कुछ शक्तिशाली ड्रैगनों में इतनी क्षमता होगी, लेकिन यह अभी भी एक सीमित आयाम है और यहाँ के मूलभूत नियम पूर्ण नहीं है। मैंने जो कुछ भी सीखा है, साथ ही जानवरों से मिली जानकारी भी, सब कुछ मेरे लिए सुलभ है। वे सभी मुझसे जुड़े हुए हैं, इसलिए उनके मूलभूत नियम कम से कम आंशिक रूप से मेरे लिए सुलभ हैं। हालांकि यह उन सभी चीजों के करीब भी नहीं है जिनकी ड्रैगनों को अमरत्व प्राप्त करने के लिए आवश्यकता हो सकती है। हालांकि मुझे नहीं पता कि उन्हें दूसरों को सिखाने के लिए क्या करना चाहिए, या वे किसी भी तरह से ऐसा कर सकते हैं या नहीं, और नियम उस स्थान की प्रकृति में अंतर्निहित नहीं है। ये बात मुझे स्पष्ट रूप से नहीं बताई गई थी। मुझे पता है कि जब तक वे यहाँ हैं, अन्य अमर प्राणियों की शक्तियां दबी हुई नहीं लिखती। तो यह शायद समझने की बात है। जिन प्राणियों के नियम मेरी समझ से अलग हैं, वे शायद विकास कर सकते हैं, लेकिन उन्हें इस छोटे संसार से विकास दर में कोई अतिरिक्त लाभ नहीं मिलेगा। या जैसे जैसे वे अधिक सीखेंगे, इस स्थान में उनका विकास वास्तव में बेहतर हो सकता है। मुझे वाकई पुस्तकालय जाना है।
आयके हंसा। देखो, आखिरकार हर कोई नीले ड्रैगन की बुद्धिमत्ता सीख लेता है। ज्ञान कभी भी पर्याप्त नहीं हो सकता। बच्चों का पालन पोषण एक लंबी प्रक्रिया है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, आपको आवश्यक ज्ञान प्राप्त होता जाएगा। इस प्रथा के शुरू होने और बंद होने के पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होगा। अमर लोग शायद ही कभी भूलते हैं, इसलिए यह प्रथा कुछ लोगों के बीच अलोकप्रिय हो गई होगी। कारण फिर भी, अब जबकि आपके पास अपना खुद का पॉकेट डायमेंशन है, तो यह अत्यावश्यक है कि आप इसे विकसित करने और मजबूत बनाने के बारे में सब कुछ सीखें। ठीक है, अंडे फूटने के बाद मैं वहां जाऊंगा। लगता है अब एक बहुत ही दिलचस्प बच्चा बाहर आने वाला है। काल सहमत हो गया। लाइब्रेरियन आइक ने मुड़कर देखा कि काल किस बारे में बात कर रहा है, और पाया कि एक सादा सफेद अजगर धीरे से अंडे से बाहर निकल रहा था। असल में अंडों के बीच कोई रंगीन अजगर नहीं था, लेकिन वह आभा निश्चित रूप से सफेद अजगर उपचार के देवता की थी। उस नन्हे ड्रैगन ने दुनिया पर एक उत्सुक निगाह डाली, फिर आइके के पास उड़ गया। तुम नीले हो। नीले ड्रैगन को सब पता होता है। सबसे अच्छा खाना कहाँ मिलता है। अध्याय 1652 नवजात शिशुओं को जानने योग्य बातें। पुस्तकालयाध्यक्ष ने उस नन्हे सफेद अजगर की औपचारिकता पर हंस दिया। व्यक्तित्व के लिहाज से ये काफी हद तक यहाँ आए दूसरे प्राणी भाई चिन के नाम से जाने जाने वाले प्रतिगामी ड्रैगन जैसा था। दोनों ही अत्यधिक औपचारिक और कठोर थे, फर्क सिर्फ इतना था कि यह सहज रूप से ऐसा कर रहा था, जबकि दूसरे ने जीवन भर इसका अभ्यास किया था। अगर आपके पास उनसे संपर्क करने का कोई तरीका है, तो आपको दूसरे सफेद ड्रैगन को यह बता देना चाहिए कि उसका एक रिश्तेदार यहाँ मौजूद है। हमें इसकी उम्मीद नहीं थी, लेकिन यहाँ एक और सफेद ड्रैगन होने से छोटे ड्रैगन को अनाथालय में छोड़ने की तुलना में बेहतर तरीके से तालमेल बिठाने में मदद मिलेगी। क्रोमेटिक ड्रैगन गॉड्स की बात करें तो सफेद ड्रैगन उन कुछ प्रजातियों में से एक है जो हमारे यहाँ नहीं पाई जाती है। काल ने सिर हिलाया और एक छोटा सा पोर्टल खोलकर उस नन्हे ड्रैगन को वहां से बाहर निकाला, जहां वह झील के किनारे अंडे से बच्चे निकलते हुए ड्रैगनों के समूह को देख रहा था। मुझे इस बात की सराहना है कि आप आराम से थे, लेकिन अंडों के विकास ने आपको उसी प्रजाति का एक भाई दिया है। लाइब्रेरियन आइक का मानना है कि बेहतर होगा यदि आप नन्हे बच्चे को आराम से रहने में मदद करें। काल ने समझाया। यहाँ एक सफेद अजगर का बच्चा है? भाई चिन ने हैरानी से पूछा। फिर उस नन्हे पक्षी ने उसकी ओर मुड़कर देखा और जिज्ञासावश एक हल्की सी फुफकार मारी। तुम मुझे चूजा बनना सिखाने के लिए एक और चूजा लाए हो। दिलचस्प रणनीति है। देखते हैं कि यह कारगर साबित होती है या नहीं। भाई चिन्ह से, ओह, यह तो बहुत शरारती होने वाला है, मुझे अभी से पता चल गया है। ठीक है, मैं इसकी मदद करूंगा। देवताओं के सच्चे वंशजों में अक्सर उनके दिव्य वंश से मिली मजबूत शख्सियत होती है। बेशक हम करते हैं। हम दिव्य हैं। नन्हे पक्षी ने फुफकारा। उसके पीछे घोंसले में बिजली की कड़कती हुई एक गहरे नीले रंग की अजगर हंस रही थी। यदि तुम दिव्य हो, तो मैं क्या हूं? नवजात दिव्य बिजली ड्रैगन हंसा। वह न केवल उस नन्हे सफेद अजगर से अधिक शक्तिशाली थी, बल्कि उससे कहीं अधिक सुंदर भी थी, और उसकी शक्तियां जन्म से ही प्रकट थी। भला वह नन्ही सफेद छिपकली उसकी महिमा का मुकाबला कैसे कर सकती थी? उसने अपने पंख फड़फड़ाकर बुफे टेबल पर छलांग लगाए और मांस के बढ़िया नमूनों में से एक को चुनकर बड़े गर्व से अपनी फुर्ती से पहले टुकड़े को भून लिया। पका हुआ मांस कितना स्वादिष्ट होता है, भला वो किसी जंगली की तरह कच्ची मछली कैसे निगल सकती थी? अरे, वो मछली खाने वाला खूंखार तूफानी अजगर अब उसका मांस चुराने की कोशिश कर रहा था। तारांकन धड़ाम। अपने पंख को झटकते ही दूसरा बच्चा मेज से उड़ गया, फिर बड़बड़ाया और वापस ऊपर उड़ गया। अगर आप साझा नहीं करना चाहते थे, तो आप सीधे सीधे कह सकते थे, उसने शिकायत की। दिव्य बिजली ड्रैगन नर्म पड़ गया, जबकि मेज पर काम कर रहा बोना उनकी हरकतों पर मन ही मन हंस रहा था। उस नन्हे अजगर ने अपने साथी के लिए थोड़ी सी मछली पकाई, और तूफान अजगर ने हिचकिचाते हुए उसे खाया। ये ठंडे से कहीं बेहतर है। हालांकि इसकी बनावट उतनी मुलायम नहीं है। इसे मुलायम और गर्म कैसे बनाया जाए? शेफ उसकी उलझन देखकर हंस पड़ा। यही तो खाना पकाने की कला है, मेरे युवा मित्र। लो, इस मांस के टुकड़े को चखो। इसे मीडियम रेयर स्टेक कहते हैं, और यह नर्म और गर्म है, जो मछली के साथ हासिल करना मुश्किल है। तूफानी ड्रैगन ने मांस को काटा, फिर अपना सिर हिलाया, जिससे मांस उसके मुंह से लटकते हुए हिलने लगा। दिव्य बिजली ड्रैगन ने घृणा से उसे घूरा, लेकिन उसने भी अपना लाल मांस ठीक उसी तरह पकाया था। इसे खाने का यही सबसे अच्छा तरीका था। फिर भी, वह सुअर की तरह खा रहा था, अजगर की तरह नहीं। अब और भी अंडे फूट रहे थे, एक साथ कई, और चूजे मांस के लिए मेज तक पहुंचने के लिए धक्का मुक्की कर रहे थे। यह अविश्वसनीय है।
एक ही समूह में भी अंडे अक्सर एक ही दिन नहीं फूटते, लेकिन यहाँ हमारे पास एक दर्जन अलग अलग समूहों के अंडे हैं, और यहाँ तक कि अलग अलग प्रजातियों के भी, और सभी कुछ मिनटों के अंतराल पर फूट रहे हैं। क्या इस जगह के बारे में कुछ ऐसा है जो मुझे नहीं पता? लाइब्रेरियन आइक ने यह नजारा देखते हुए पूछा। शायद मैंने पौधों और जानवरों दोनों की वृद्धि को अनुकूलित करने के लिए कुछ क्षमताओं का उपयोग किया था, जिससे उनकी वृद्धि दर में तालमेल हो गया होगा। यह मेरा उद्देश्य नहीं था, लेकिन अगर उन सभी को उनकी अधिकतम क्षमता तक पहुंचाया गया, तो ये समझ में आता है कि वे सभी एक साथ अंधेरे में पैदा हुए, जब उन सभी पर एक ही समय में प्रभाव पड़ा। काल ने कहा, मैं इस पर बाद में गौर करूंगा। इतने सारे नन्हे ड्रैगन, लाइब्रेरियन ने आह भरी, उसे भविष्य में सिरदर्द होने की आशंका थी। काल चुपचाप मजे से देखता रहा कि चूजे भोजन के लिए आपस में लड़ रहे थे, जबकि भोजन इतना अधिक था कि वे एक दिन में भी उसे खत्म नहीं कर सकते थे, एक बार के भोजन की तो बात ही छोड़िए। फिर पहाड़ से नीचे से आती हुई निराशा की आवाज ने उसका ध्यान खींचा, और एक छोटा सा काला आकार तेजी से बाहर निकला और खुले आकाश में फूट पड़ा, जबकि एक नाराज डरियूड गुफाओं के प्रवेश द्वार पर खड़ा था। चूजा थोड़ी देर तक चक्कर लगाता रहा, फिर काल की ओर, या शायद उसके पीछे रखी खाने की मेज की ओर उड़ने के लिए मुड़ गया। क्या अलग अलग स्टेशनों पर अलग अलग चीजें उपलब्ध हैं? काल ने ड्रैगन को उनकी ओर उड़ते हुए देखते हुए पूछा। नहीं, सब एक जैसा ही है, बस उनकी चाहत के अनुसार अनुपात अलग अलग है। जल ड्रैगन के अंडों में ज्यादा मछलियां होती हैं। लाइब्रेरियन आइक व्याख्या की। छोटा काला अजगर काल के सामने उड़कर आया, जिसने उसे बैठने के लिए अपनी बाह आगे बढ़ा दी। हाय, तुम घर जैसी महक क्यों रहे हो? उसने पूछा। मुझे इसका जवाब नहीं पता। क्या मुझमें मौत के जादू की गंध आ रही है, या फिर किसी और चीज की गंध आ रही है? यह मृत्यु का जादू नहीं है। वह दूसरी काली ड्रैगन जल्द ही यहाँ आएगी, मैं उसे महसूस कर सकती हूँ। लेकिन अंदर से भी मैं उसकी गंध पहचान सकती हूँ, और मैं जानना चाहती हूँ कि वह क्या है। काल ने सिर हिलाया। शायद इसलिए क्योंकि मैंने ये जगह बनाई है। अगर यह जगह मेरा घर है और मैंने इसे बनाया है, तो ये स्वाभाविक है कि मुझमें घर जैसी गंध आती है। काले अजगर ने उस उत्तर के बारे में बहुत सोचा, फिर फैसला किया कि उसे समझ नहीं आया। मैं जवाब लेने वापस आऊंगा। मुझे उसके पकड़ने से पहले जाना होगा। शुभकामनाएं नन्हे बच्चे, तुम्हारे पास लगभग 10 सेकंड की आजादी बची है। स्वतंत्रता। नचटिया ने नन्हे जीव को अपने एक विशाल पंजे में पकड़ते हुए हंसते हुए कहा, फिर वह वापस मानव रूप में परिवर्तित हो गई और उसे अपने सीने से लगा लिया। ठीक है, तुम जिज्ञासु नन्हे भागने वाले कलाकार। अब वापस जाकर खाना खाने का समय हो गया है। बाकी लोग, तुम बाद में अंकल काल को परेशान करने आ सकते हो। अलविदा अंकल काल। जब नचतिया उस छोटे काले अजगर को अपने साथ ले गई तो डाना हंस पड़ी। ऐसा लगता है कि टाइनी वर्ल्ड में एक भी पल उबाऊ नहीं होगा। नचटिया ने आह भरी जब छोटा ड्रैगन अलविदा कहने की कोशिश में लगभग उसकी बाहों से निकल गया, और वह अपने साथी को सीढ़ियों से नीचे ले जाने के लिए पहाड़ में वापस चली गई। युवा जीव अपनी उन्नत वंश परंपरा से सबको आश्चर्यचकित कर रहे थे। ये वंश परंपरा उनकी मूल वंश परंपरा से कहीं अधिक शक्तिशाली थी, जो अधिकतर उप ड्रैगन और निम्न प्रजातियों की थी। जैसे कि पहाड़ी की चोटी पर पहाड़ में मौजूद समूह ने एक रंगीन अजगर के बच्चे को जन्म दिया था, साथ ही कुछ दिव्य अजगर प्रजातियों को भी जन्म दिया था जो अमर होने के लिए पैदा हुए थे। उन्हें बस बढ़ने के लिए समय चाहिए था। ऐसा लग रहा था मानो वे सचमुच एक अमर दुनिया में पैदा हुए हों, हालांकि उस छोटी दुनिया में एक वास्तविक अमर दुनिया के कई पहलू मौजूद नहीं थे। केवल माना में हुए परिवर्तन से ही वे आगे बढ़ गए और उन्होंने अपनी वृद्धि को उसी स्तर तक अधिकतम कर लिया, जिस स्तर तक क्लैन कंपाउंड की वृद्धि होती। संभवतः इससे भी अधिक, क्योंकि यहाँ की माना वास्तव में कहीं अधिक सघन थी, क्योंकि काल ने नश्वर माना का उपयोग करते समय संघनन रूनिक सरणियां स्थापित की थी, और उनके द्वारा डाली गई अमर विश्व ऊर्जा की सीमित मात्रा के साथ भी उनमें कुछ प्रभावशीलता थी। संकरण से यहाँ के किसी भी जीव को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, और पिछले कुछ घंटों में जो नए पौधे लगाए जा रहे थे, जबकि लोट्स और रैमी अंडों के फूटने का इंतजार कर रहे थे, वे अमर ऊर्जा के पुनर्जनन के लिए अद्भुत काम कर रहे थे। काल अंतरिक्ष में शक्ति के द्वीपों को बढ़ते हुए महसूस कर सकता था, ठीक उसी तरह जैसे वह बीस्ट स्पेसेस के संवर्धन को महसूस कर सकता था, क्योंकि उन्हें नई वनस्पतियों में परिवर्तित किया जा रहा था। जल्द ही टाइनी वर्ल्ड में उनकी शक्ति का स्तर बिल्कुल नया हो जाएगा, और नन्हे ड्रैगनों की बढ़ती संख्या इस स्थान के संतुलन के लिए चमत्कारिक साबित होगी। उनके द्वारा लगातार उच्च गुणवत्ता वाली ऊर्जा उत्सर्जित करने से बाकी निवासियों को भी ऊर्जा मिलेगी, और यह स्थान स्थिर होने लगेगा।
वह संपूर्ण था। जब काल पहाड़ पर अंडों से निकले बच्चों को देख रहा था, तब लुट्स और बटन जंगल में अंडों से निकले बच्चों का मनोरंजन करने के लिए मिलकर काम कर रहे थे। उनके पास अब तक 4 वन ड्रैगन थे, और बटन अपनी ही प्रजाति के छोटे ड्रैगनों को आदेश देने के लिए बेहद उत्साहित थी। दुर्भाग्य से, ये नन्हे ड्रैगन भी उसकी तरह आदेश मानने वाले नहीं थे। जैसा कि अनुमान था, अंडे से निकलते ही वे तुरंत लुट्स की ओर दौड़ पड़े, जो अगर दोस्त नहीं तो दोस्त के आकार का के प्रभावों को उच्चतम संभव स्तर पर फैला रही थी। उस जादू का असर होते ही सारे नन्हे पक्षी उसके चारों ओर जमा हो गए, और लुट्स मानो स्वर्ग में थी। काल को भले ही बेबी ड्रैगन रखने की इजाजत न हो, लेकिन ब्लैक ड्रैगन ने उसके बारे में कुछ नहीं कहा। इसका मतलब था कि उसे सारे बेबी ड्रैगन रखने की पूरी इजाजत थी। अंडे से बच्चे निकलने वाले क्षेत्र में मौजूद अन्य लोगों को लगा कि उसकी तर्क शक्ति में कुछ गड़बड़ हो सकती है, लेकिन उन्हें अभी तक वह गलती नहीं मिली थी। लोट्स को नन्हे ड्रैगनों के साथ खेलने का मौका मिला। उसने उन्हें पहला भोजन दिलाने में मदद की, उन्हें जंगल और उनके स्थान के बारे में सिखाया। उसने वह सब कुछ किया जो एक नवजात ड्रैगन को जन्म के पहले घंटे में जानना चाहिए। साथ ही वह नए नन्हे ड्रैगन से मिलने से कभी नहीं थकती थी। ग्रीन ड्रैगन क्लेरिक की ऊर्जा का वह स्तर उन शरारती प्रकृति तत्व वाले ड्रैगन के बच्चों के लिए बिल्कुल वही था जिसकी उन्हें जरूरत थी। लिरिक हंस पड़ी जब बटन और उसके बच्चे घोंसले की जगह पेड़ पर किला बनाने लगे, प्रकृति के जादू का इस्तेमाल करते हुए लताएं बुनकर और शाखाओं को समतल करके उनके लिए जगह बना रहे थे। टाइनी वर्ल्ड की निवासी फॉरेस्ट ड्रैगन ने इस दिन के लिए अच्छी तैयारी कर रखी थी, और उसने सैकड़ों कंबल जमा कर रखे थे ताकि टाइनी वर्ल्ड में अब तक का सबसे शानदार कंबलों का ढेर बनाया जा सके। दिन भर के लिए उसकी यही योजना थी। छोटे ड्रैगनों को बहुत नींद की जरूरत होती है, इसलिए लोट्स के साथ खेलने और खाने के बाद, अपने पंखों के अभ्यस्त होने के लिए थोड़ी देर उड़ान भरने के बाद, वे सभी पेड़ के किले में झपकी ले सकते थे। जाहिर है, उन्होंने सभी प्रवेश द्वार नवजात और युवा ड्रैगनों के आकार के हिसाब से बनाए थे, इसलिए केवल लोट्स ही ऐसी वयस्क ड्रैगन थी जिसे अंदर जाने में कोई परेशानी नहीं होती, क्योंकि उसका ड्रैगन रूप बटन से बड़ा नहीं था। बाकी सभी को छोटे दरवाजे से हाथ डालकर किसी को भी बेतरतीब ढंग से बाहर खींचना पड़ता, जब तक कि वे बहुत पतले न हो और अपना ऊपरी शरीर छेद से निकाल न सके। हालांकि वहां एक बड़ी बालकनी थी। उन्हें इसकी जरूरत थी, क्योंकि नवजात पक्षी इतने कुशल नहीं थे कि वे दरवाजे से उड़कर निकल सके और साथ ही अपने पंखों को समेट सके। वे बस बाहर ही उतरते और लड़खड़ाते हुए अंदर आ जाते। नन्हे ड्रैगनों को बड़ों से छिपने की कोशिश करते हुए देखना हर किसी को उनकी चतुराई पर हंसने से रोकने के लिए काफी मशक्कत करवा रहा था। हाँ, वे बड़ों की नजरों से ओझल थे, लेकिन अब सबको पता था कि वे कहाँ हैं और कोई लापता तो नहीं है। इससे वे कुछ घंटों बाद दोबारा खाने के समय तक गर्म और सूखे भी रहे, और जब बाकी सब काम कर रहे थे तो वे उनके पैरों के नीचे भी नहीं आए। उनकी योजना इतनी कारगर साबित हुई कि कोई उनसे नाराज भी नहीं हुआ। विशेष रूप से लुट्स और बटनम नहीं, जो वर्तमान में जंगल के चारों ओर 2 अलग-अलग अन्वेषण टीमों का नेतृत्व कर रहे थे, ताकि नवजात शिशुओं को पता चल सके कि महत्वपूर्ण चीजें कहाँ हैं। झील के किनारे जंगल के उस छोर की तरह जहां नाश्ता परोसा जाता था। दरअसल पेड़ पर बने किले के ठीक बगल में उनके लिए खाना मौजूद था। लेकिन बटन इस बात पर अड़ा हुआ था कि यह अंतरिक्ष का एक महत्वपूर्ण स्थल चिन्ह है जिसके बारे में सभी को पहले दिन ही जान लेना चाहिए। यह उसकी तैरने की भी पसंदीदा जगह थी। काल हंस पड़ा जब एक छोटे काले अजगर का सिर भूमिगत घोंसले के प्रवेश द्वार से बाहर झांका, और उसने होठों पर उंगली रखकर उस काले अजगर को चुप रहने का इशारा किया जो 2 बार में दूसरी बार चुपके से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। घंटे, वह बच्चा मुसीबत खड़ा करने वाला था, ये बात उसे पहले ही समझ आ गई थी। वह न केवल मृत्यु से जुड़ा एक काला अजगर था, जिससे दूसरों को स्वाभाविक रूप से बेचैनी होती थी, बल्कि वह जन्मजात भागने में माहिर भी था। दरवाजे से खिलखिलाहट की आवाज के बाद पंखों के फड़फड़ाने की उन्मत्त आवाज आई, फिर एक घुटी हुई चीख सुनाई दी जब नाचटिया ने अपने भटकते हुए साथी को पकड़ लिया। तुम कहाँ जा रही हो, नन्ही बच्ची? तुम्हारे खाने का समय हो गया है। मांग की, यहाँ खाना भी है। मैं आजाद हो जाऊंगा, बिल्कुल आजाद। फिर छोटा सा अजगर उसकी बाहों में सिमटकर सो गया। वह इतनी आसानी से बच निकलने वाला नहीं था, और वह वास्तव में गर्म और आरामदायक स्थिति में थी। नचटिया आज दूसरी बार अपने उस शरारती बच्चे को गोद में उठाकर सीढ़ियों से नीचे ले गई और सोचने लगी कि उस नन्हे बच्चे को क्या हो गया है। काले ड्रैगन आमतौर पर इतने जिज्ञासु या खोजबीन करने वाले नहीं होते थे, लेकिन इसमें विद्रोही भावना और खोजबीन की तीव्र इच्छा दिखाई दी। या शायद ये बस उड़ना चाहता था और इस बात का आनंद ले रहा था कि वह अकेला है। क्या ये कोई ऐसी जगह है जहां इसे नहीं होना चाहिए था?
उसे बताया गया था कि कभी कभी इस तरह की विपरीत मनोवैज्ञानिक रणनीति नवजात पक्षियों पर अच्छी तरह काम करती है। हालांकि उसने इससे पहले कभी उनमें से किसी को पाला नहीं था, और वह वास्तव में अनाथालय में काम करने वाली कर्मचारी भी नहीं थी। उसने तो बस उस समय सभी कर्मचारियों को काम पर लगाने के आह्वान का जवाब दिया था जब उस जगह के सारे अंडे एक साथ फूटने लगे थे। भागने का क्या मतलब था? क्या तुम्हें कहीं बहुत जरूरी काम था? उसने नन्हे अजगर से पूछा जैसे ही वह जागने लगा। कोई खास जगह नहीं, वहां बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ रहती है। काली ड्रैगन पुजारिन हंसते हुए बोली, जानती हो, मैं तुम्हारी भावना समझ सकती हूँ। लेकिन अगर तुम बार बार किसी शांत जगह पर भागती रहोगी, तो मुझे तुम्हें ढूंढते रहना पड़ेगा, ताकि हमें पता रहे कि तुम्हें भोजन मिल रहा है और तुम अंतरिक्ष में खो नहीं गई हो। उस छोटे बच्चे ने इस बारे में सोचा। मुझे लगता है कि मैं उसके करीब रह सकता हूँ। नचटिया ने मुस्कुराते हुए उससे कहा, कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हारे लिए एक तरफ एक अच्छा सा तंबू लगा दूं, उसमें कुछ कंबल और मृत्यु जादू के मंत्रों की एक किताब रख दूं। शोरगुल होने पर आराम करने के लिए एक शांत जगह। छोटे बच्चे ने सिर हिलाया। ये तो अच्छा लग रहा है। अब खाना कहाँ है? कसम से, मैं खाने के पास पहुंच ही गया था कि आपने मुझे रोक लिया। नचतिया ने उसे मेज के एक छोर पर बिठा दिया और काला अजगर तुरंत अपने भोजन के लिए मांस छांटने लगा। वह बहुत ही नखरे वाला खाने वाला था और उसे केवल उन्हीं जानवरों का मांस पसंद था जिनकी मृत्यु एक विशेष तरीके और मानसिक स्थिति में हुई हो। बाकी सब उसे ठीक नहीं लगता था। यह एक और बात थी जिसे नाचटिया समझती थी। जब वह छोटी थी तो वह भी बिल्कुल ऐसी ही थी। उसे भी दूसरों के आसपास रहना पसंद नहीं था, लेकिन ये भावना दोनों तरफ से थी, और उन्हें भी उसका आसपास रहना पसंद नहीं था, भले ही उसकी जादुई शक्तियां उनके लिए हमेशा उपयोगी साबित होती थी। मृत्यु के देवता की सेविका होने का यही संघर्ष था। काल के हस्तक्षेप के कारण कमरे में मौजूद बाकी नवजात ड्रैगन एक विविध समूह थे। कुछ शैडो ड्रैगन थे, कुछ अर्थ ड्रैगन थे, और एक कैलामिटी ड्रैगन भी था, जो अग्नि तत्व से युक्त अमर ड्रैगन का एक रूप है जो आमतौर पर ज्वालामुखी क्षेत्रों में रहता है। टाइनी वर्ल्ड में उनके पास ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी इसका विकास हो गया था। इतने अलग अलग प्रकार के ड्रैगनों का होना अद्भुत था। वे टाइनी वर्ल्ड में संतुलन लाने में मदद करेंगे और इस जगह की मौलिक शक्तियों को फैलाएंगे। हालांकि उन्हें पालना काफी मुश्किल होने वाला था। इतने सारे प्रकार के ड्रैगन, शुद्ध ड्रैगन, नकी उप प्रजातियां या ड्रैगनकिन, हर मौके पर कर्मचारियों को चुनौती देने वाले थे। आंशिक रूप से इसलिए क्योंकि वे जन्म से ही इतने शक्तिशाली थे, और आंशिक रूप से इसलिए क्योंकि यह युवा ड्रैगनों का स्वभाव ही था जो सामाजिक पदानुक्रम में अपना स्थान तलाश रहे थे। एकमात्र समूह जिसे वास्तव में अपने ड्रैगनों के साथ परेशानी हो रही थी, वह दलदली टीम थी, और वे इसके लिए ज्यादातर रैमी को दोषी ठहरा रहे थे। नागा ड्रैगनों के बहुमत को यह समझाने में कामयाब हो गया था कि भोजन करने के बाद उन्हें सबसे पहले तैरना चाहिए और पहले भोजन को पचाना चाहिए ताकि वे दूसरा भोजन कर सकें और मजबूत हो सकें। एक नवजात पक्षी के दिमाग में यह बात समझ में आती थी, लेकिन दलदल के गंदे पानी में उनकी सभी गतिविधियों पर नजर रखना लगभग असंभव था, और कई पक्षी पानी और हवा के बीच घूम रहे थे और उस क्षेत्र में हर चीज का पता लगा रहे थे। वे नवजात मछलियों में से किसी को भी खोने का जोखिम नहीं उठा सकते थे, क्योंकि उन सभी को जल्द ही खाने की जरूरत होगी, लेकिन वे ये भी जानते थे कि अगर वे बहुत दूर भटक गए तो कुछ बड़ी मछली प्रजातियां वास्तव में उन्हें खाने की कोशिश कर सकती हैं। या फिर चूजे उन्हें खाने की कोशिश करेंगे और इस चक्कर में उन्हें मार खानी पड़ेगी। विशेष रूप से दलदली ड्रैगन, जो पंखहीन प्रजाति के थे और वास्तविक ड्रैगन की तुलना में क्रोकोलिस्क से अधिक संबंधित थे, और उनका स्वभाव भी वैसा ही था। अच्छी बात सिर्फ ये थी कि वे बीस्ट रेंजर्स के बीच लोकप्रिय थी, और उनमें से कुछ महिलाओं के पास एक और बीस्ट स्लॉट खाली था। वे असली ड्रैगन से संबंध नहीं बना सकती थी, उनकी क्लास की सीमाएं इसकी अनुमति नहीं देती थी, लेकिन वे दलदली ड्रैगन के साथ संबंध स्थापित करने में सक्षम हो सकते हैं। फिलहाल उनका यही लक्ष्य था, दलदली ड्रैगन के बच्चों को ढूंढना और उन्हें रेंजरों के प्रति स्नेह विकसित करने के लिए प्रेरित करना, ताकि वे उन्हें साथी के रूप में बंधने के लिए मना सकें। भेड़ियों की तुलना में, जो अपने आप में पहले से ही शक्तिशाली जादुई जीव थे, दलदली ड्रैगन एक बिल्कुल अलग श्रेणी के थे। भला ऐसा क्यों ना होता जब वे 15 मीटर लंबे 6 पैरों वाले कवचधारी जीव में तब्दील हो जाते। सरीसृप रैमी अपने कार्यों से उत्पन्न अराजकता से बेखबर, अन्य समूहों की तुलना में अपने समूह के विकास पर लगन से नोट्स ले रही थी, और अन्य जानवरों के विचारों और टिप्पणियों का उपयोग करके सापेक्ष विकास दर की गणना कर रही थी।
उसने अनुमान लगाया कि नवजात चूजों की मांसपेशियों में उल्लेखनीय दर से वृद्धि होती है, इसलिए उन्हें सोने से पहले कई बार व्यायाम और बिल्ली के साथ खेलने देने से वे अपने साथियों से काफी आगे निकल जाएंगे। अगर उनका सिद्धांत सही था, तो इससे नवजात शिशुओं की देखभाल के पहले दिन में क्रांतिकारी बदलाव आ जाएगा। और अगर यह सही नहीं था, तो उसे अनाथालय चलाने वाली उस बूढ़ी महिला को यह समझाना होगा कि उसके पोषण पूरक सुरक्षित थे और नवजात शिशुओं के लिए प्रभावी। यह एक कठिन लड़ाई थी। ऐसा लग रहा था कि वह महिला उसके साथ एक नवजात ड्रैगनों की बात तो छोड़ ही दीजिए, और रैमी की उन योजनाओं को भी उसने गंभीरता से नहीं लिया जिनसे नन्हे ड्रैगनों के विकास की गति बढ़ाने में मदद मिल सके। या शायद वह बस उन्हें देखना ही नहीं चाहती थी। वे पहले से जितनी तेजी से बढ़ रहे थे, उससे भी अधिक तेजी से न बढ़ें। लेकिन इसमें मजा कहाँ था? काल ने विकास के कई रिकॉर्ड बनाए और लोग उसे बहुत पसंद करते थे। यकीनन अगर ड्रैगन भी ऐसा ही करे तो यह और भी शानदार होगा। जबकि अन्य लोग अपने अपने कार्यक्षेत्र में व्यवस्था बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहे थे, कारा ने ठीक इसके विपरीत किया। मैंने जानबूझकर अराजकता पैदा नहीं की, ये पहले से ही मौजूद थी। इसके बजाय उसने अप्रत्यक्ष रूप से यथास्थिति बनाए रखने के लिए काम किया। थोर और टेसा के साथ घास के मैदान में बैठे हुए बेजा छोटे ड्रैगनों को कसरत सिखा रहा था। वे लगभग एक ही आकार के थे, क्योंकि पूरी तरह से विकसित होने पर ड्रैगन बेजरों से कहीं अधिक बड़े होते हैं। लेकिन नवजात शिशुओं के सामने वह इतनी करीब थी कि उन्हें कुछ बुनियादी खिंचाव और गतिशीलता तकनीकें दिखा सके। बहन, क्या कर रही हो? शिक्षण के प्रति तुम्हारा इतना समर्पित होना असामान्य है, और मैं जानता हूं कि तुम्हारी प्रजाति में मातृत्व की भावनाएं नहीं पाई जाती। थोर ने कहना शुरू किया। काल के आसपास रहते हुए मैं नई चीजें कैसे नहीं सीख सकती? मैं कसम खाती हूं, मैं तुम्हारे झुंड को भी बड़ा और मजबूत बनाने में मदद करूंगी। कारा ने अपने हाथों को सिर के ऊपर घुमाते और फैलाते हुए जवाब दिया। चूजे उसकी नकल करते हुए उसके पीछे पीछे चलने लगे, जबकि टेसा उन्हें संदेह भरी नजरों से देखती रही। फिर उसे एहसास हुआ कि वह क्या कर रही है। कारा उन्हें सबसे आम पकड़ने और ले जाने के तरीकों से बचने के तरीके सिखा रही थी। लेकिन अगर वह अभी इस पर जोर देती, तो नन्हे ड्रैगन समझ जाते कि वे क्या सीख रहे हैं, और वे तुरंत उसे अमल में लाना शुरू कर देते। आखिरकार दुनिया में कदम रखने के बाद उन्होंने जो पहली चीजें सीखी थी, उनमें से यह एक थी, और वे निश्चित रूप से इसका परीक्षण करना चाहेंगे, जिससे देखभाल करने वालों के लिए उन्हें नियंत्रण में रखना लगभग असंभव हो जाएगा। ठीक है, तुम बस उन्हें सिखाते रहो और उन नन्हे बच्चों की मांसपेशियों को लचीला और मजबूत बनाओ। टेसा ने इसके बजाय घोषणा की। इससे छोटे बच्चों को यह आश्वासन मिला कि वे जो सीख रहे हैं वह महत्वपूर्ण है, लेकिन साथ ही इसने उन्हें इस तथ्य से भी विचलित कर दिया कि इसका बाद में दुरुपयोग किया जा सकता है। हालांकि उसने इस बात को कम आंका था कि एक बेजा बिना जानबूझकर कोशिश किए भी कितनी अराजकता पैदा कर सकता है। जब वह अपने समूह के चूजों को गतिशील रखने के लिए बुनियादी व्यायाम सिखा रही थी, तब वे उसके दूसरों के साथ बातचीत करने के तरीके और बाकी सभी के अनौपचारिक तरीके को भी याद कर रहे थे। नन्हे ड्रैगनों के लिए कारा एक बचकानी आकृति थी। उन्हें नहीं पता था कि उसकी प्रजाति का आकार इतना ही होता है। वे बस इतना जानते थे कि जब वह मानव रूप में होती थी, तो वह दूसरों से छोटी दिखती थी, जो उसके साथ सम्मानपूर्वक एक समान के रूप में व्यवहार करते थे। तो अगर एक बच्चे के साथ समान व्यवहार किया गया, तो उनके साथ क्यों नहीं? नवजात ड्रैगनों के मन से यह विचार निकल ही नहीं रहा था। बाकी सभी को ज्यादा जिम्मेदार, आत्मनिर्भर समझा जाता था, और उनके मन में कभी यह ख्याल नहीं आया कि आकार उम्र के बराबर नहीं होता, या ये कि वे सचमुच आत्मनिर्भर नहीं हो सकते। दरअसल वे स्वयं की देखभाल करने में बिल्कुल असमर्थ थे। उनमें से अधिकांश को तो खाना चबाना भी याद नहीं रहता था, जब तक कि कर्मचारी उन्हें याद न दिलाते। वे निवाला उठाते और तुरंत निगलने की कोशिश करते, और ज्यादा खाना खाने की लालसा में लगभग दम घुटने लगते, जबकि ड्रैगन का शरीर इस हद तक अधिक खाने को भी सहन करने के लिए बना होता है। उनकी सांस लेने और खाने की प्रक्रिया पूरी तरह से अलग थी। अधिकांश प्रजातियों की तरह वे श्वासनली साझा नहीं करते थे, इसलिए वे वास्तव में अपने गले तक भोजन भर सकते थे और फिर भी सांस ले सकते थे। इसे पूरी तरह निगलने की कोशिश करना बहुत असहज होगा। कारा के साथ व्यायाम करने के बाद अपने शरीर पर बड़े आत्मविश्वास के साथ चूजों ने दुनिया को देखने की योजना बनाना शुरू कर दिया। वैसे तो ये दुनिया बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपने घोंसले के आसपास की घास के अलावा कुछ भी नहीं देखा था। खाने के बाद जब भी वे नींद से जागते, उन्हें भूख लग जाती थी, और दोबारा सोने से पहले उनके पास कारा के व्यायाम के अलावा कुछ भी करने का समय नहीं होता था।
लेकिन 1.5 दिन बाद वे थोड़ी देर और जागने और थोड़ा आराम करने के लिए तैयार थे। और कारा इसी का इंतजार कर रही थी। वह एक बेहतरीन उड़ने वाली थी, और एक बार जब वह बेजे के रूप में वापस आ जाएगी, तो वह छोटे उड़ने वाले जीवों के जुलूस का नेतृत्व करने और उनके पहले साहसिक कार्य पर निकलने के लिए तैयार होगी। उसने इसके लिए तैयारी भी कर ली थी। 1 किलोमीटर दूर गिल्ड हाउस की प्रतिकृति के करीब एक चट्टानी टीले पर एक बड़ा पिकनिक का सामान लगा हुआ था, और वही उनका पहला शिकार लक्ष्य होगा। ठीक है, सब लोग ध्यान से सुनो। हम खजाने की खोज पर जा रहे हैं। अगर आप अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करेंगे तो आपको एक शानदार इनाम मिलेगा। मैं यात्रा शुरू करूंगा, आपको सही दिशा दिखाऊंगा, और फिर आप मुझसे आगे निकलकर इनाम तक पहुंचने वाले पहले व्यक्ति बनने की कोशिश कर सकते हैं। जो पहले वहां पहुंचेंगे, उन्हें ही सबसे पहले अच्छी चीजें चुनने का मौका मिलेगा। उसने समझाया। टेसा चिंतित थी, लेकिन वह देख सकती थी कि थोर पहले से ही इस स्थिति पर हंस रहा था, और वह कारा के विचारों को सुन सकता था। अगर थोर को कोई चिंता नहीं है, तो यह कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। फिर कारा का रूप बदल गया, और सारे बच्चे उसके पीछे पीछे आकाश में उड़ गए। दूरी में, वह उन्हें ज्यादा दूर तो नहीं ले जा रही है ना? टेसा ने उस विशालकाय जीव से फुसफुसाते हुए कहा। नहीं, दूर पर उनके लिए पिकनिक का इंतजाम किया गया है। जब वे आगे बढ़ेंगे तो आकाश में वे इसे देख सकेंगे। टेसा मुस्कुराई। तुम्हें पता है, उसे मुसीबत खड़ी करना जितना पसंद है, वह उतनी ही बेहद विश्वसनीय। अपने ही अंदाज में थोर ने सहमति जताई। आकाश में नन्हे ड्रैगन कारा के चारों ओर फुर्ती से उड़ रहे थे और उसके नेतृत्व में चक्कर लगा रहे थे। उन्हें और ऊपर ले गया। फिर उनमें से पहले ने पिकनिक देखी, जो लाल और सफेद चादर पर सजी हुई थी, ताकि वह आकाश से आसानी से दिखाई दे। खाना। इनाम में खास खाना है। व्यवस्था को देखने वाला पहला ड्रैगन जयकारे लगाए। बाकी लोगों को उसके लक्ष्य को ढूंढने में बस कुछ ही सेकंड लगे, और फिर होड़ शुरू हो गई। पंखों की हर अविकसित मांसपेशी उस तक पहुंचने के लिए जोर लगा रही थी। बस थोड़ी और गति। सबसे पहले इनाम जीतने वाला वह व्यक्ति था जिसने सबसे पहले अपना स्नैक चुना। ड्रैगनों का झुंड पंखों और पंजों के उलझे हुए जाल में पिकनिक की चादर पर उतरा। सभी थालियों में रखे भोजन को सबसे पहले पाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। यह एक विशेष भोजन था जिसे हॉक ने उनके लिए तैयार किया था, कारा पर एक एहसान और एक अमर रहस्यवादी रसोइये के रूप में उसके कौशल की अभिव्यक्ति। अक्सर ऐसा लगता था कि वह लोट्स जितना अच्छा रसोइया नहीं था, जो ऐसी मिठाइयां बनाती थी जिन्हें हर कोई बहुत पसंद करता था, लेकिन हॉक को अपने कौशल पर गर्व था, भले ही वह मिठाइयों की तुलना में भुने हुए मांस और सब्जियों की ओर अधिक झुका हुआ था। स्वस्थ भोजन भी महत्वपूर्ण था, भले ही आप मुख्य रूप से उसमें निहित जादुई गुणों के लाभ के लिए ही भोजन कर रहे हो। तो चूजों को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि भोजन वास्तव में कुछ खास था। उन्हें बस इतना पता था कि यह स्वादिष्ट था, और भुना हुआ मांस उतना ही अच्छा था जितना कि उन्हें पहले परोसा गया ताजा मांस, क्योंकि यह उनके लिए पचाने में आसान था। सारा मांस उत्तम गुणवत्ता का था। लेकिन अगर मनोरंजन की कोई संभावना न होती तो कारा हॉक से खाना बनवाने का इंतजाम नहीं करती। यह उसके स्वभाव में नहीं था। उनके जीवन के इस पड़ाव पर ड्रैगनों को खाना खिलाना तो दिन में 10 बार होने वाली बात थी। इसलिए उसने हॉक से बेहतरीन मांस लाने को कहा, जिसे उसने अपनी पूरी क्षमता से तैयार किया था, ताकि वह अपने खाना पकाने के कौशल और अग्नि तत्व की महिमा का प्रदर्शन कर सके, जैसा कि उसने कहा था। हॉक के लिए इतना ही काफी प्रेरणा थी। अरे, इसके बीच में फल है। छोटे ड्रैगनों में से एक ने भुनी हुई मछली का एक टुकड़ा खाते हुए खुशी से चिल्लाया। मांस में फल, क्या यह अच्छा है? मुझे थोड़ा दो। टेसा ने छोटे छोटे ड्रैगनों को मांस के टुकड़ों के लिए लड़ते हुए देखा। थोर के साथ संपर्क किया गया। वे छोटे छोटे जंगली जीव थे, और हॉक ने आने वाले युवा ड्रैगनों की संख्या पर बिना विचार किए दर्जनों अलग अलग स्वाद तैयार किए थे। इसलिए हालांकि सबके लिए पर्याप्त से अधिक मात्रा थी, लेकिन हर स्वाद की इतनी मात्रा नहीं थी कि हर कोई उसे चख सके। बिल्कुल वैसा ही जैसा कारा ने योजना बनाई थी। कुछ मामलों में यह कोई बुरी बात नहीं थी। हर ड्रैगन को हर स्वाद पसंद नहीं होता था, लेकिन ये नवजात ड्रैगन थे, और भोजन के लिए प्रतिस्पर्धा करने की प्रवृत्ति उनके दिमाग में अंतर्निहित थी। वे इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे कि दूसरों के पास कुछ ऐसा हो जो उन्हें न मिल सके। ऐसा लगा जैसे हम हार गए हों। ये नन्हे ड्रैगनों के लिए भी एक महत्वपूर्ण सबक था, लेकिन इसका मतलब ये भी था कि लड़ाइयां होने वाली थीं। हालांकि बड़ी लड़ाइयां नहीं, क्योंकि ड्रैगन सिस्टम क्लासेस को सक्रिय करने के लिए बहुत छोटे थे, और उनमें से अधिकांश अभी तक अपनी जन्मजात क्षमताओं पर नियंत्रण के साथ पैदा नहीं हुए थे।
लेकिन लड़ाई इतनी हिंसक हो गई कि टेसा और थोर को बीच में आकर छोटे बच्चों को अलग करना पड़ा और लड़ाई को दूसरों तक फैलने से रोकना पड़ा। ठीक है, अगर जरूरत पड़ी तो हम मांस को बड़े क्षेत्र में फैला देंगे। सब लोग मिलजुल कर रहो और जो भी अच्छा लगे खा लो। टेसा ने अपनी उस सधी हुई माँ वाली आवाज में आदेश दिया, जिसमें सभी रेड ड्रैगन क्लेरिक्स प्रशिक्षित होते थे। ये लहजा विशेष रूप से लोट्स पर तब खूब जचता था जब वे अभी भी अकादमी में थी और युवा ग्रीन ड्रैगन क्लर्क एक बार फिर खुद को मुसीबत में डालने वाली थी। चूजों ने कुछ पल उसकी बात पर विचार किया, फिर जल्दी ही समझ गए कि मांस को फैलाकर रखने से बाकी स्वादों तक पहुंचने में और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ये ठीक नहीं था, उन्हें उन ढेरों तक पहुंचने के लिए और भी ज्यादा संघर्ष करना पड़ेगा जिन्हें वे जमा नहीं कर सकते थे। थोर हंस पड़ा जब ड्रैगन कंबल के चारों ओर व्यवस्थित हो गए और जगह पाने के लिए धक्का मुक्की और लड़ाई शुरू कर दी, जिसके परिणामस्वरूप वे मांस के ढेर के चारों ओर धीरे धीरे चक्कर लगाने लगे, क्योंकि वे सभी एक विकल्प से दूसरे विकल्प की ओर बढ़ रहे थे। ये देखने में काफी व्यवस्थित लग रहा था। कम से कम तब तक तो ऐसा ही रहा जब तक कि उनमें से एक को यह एहसास नहीं हुआ कि ढेर के ऊपर एक खाली जगह है, और फिर ये पहाड़ी पर कब्जा करने के भूखे नवजात शिशु के संस्करण में बदल गया। जहां टेसा नवजात ड्रैगनों की पिकनिक की अव्यवस्था को व्यवस्थित करने की कोशिश कर रही थी, वहीं नास्टिया को अंधेरे और मृत्यु तत्वों के ड्रैगनों के साथ बहुत आसानी हो रही थी, जो स्वाभाविक रूप से उसके और रे के आसपास इकट्ठा हो गए थे। वे भूमिगत शहर के एक छायादार क्षेत्र में चले गए थे, जिसे पूरी तरह से टाइनी वर्ल्ड में युवा ड्रैगनों के अनाथालय के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था। इससे उन्हें वह आराम और एकांत मिल गया जो वे चाहते थे, और साथ ही वे दूसरों से बहुत दूर भी नहीं गए, और भोजन तक पहुंचने में भी कोई कठिनाई नहीं हुई। इससे काले ड्रैगन कबीले के उस मनमौजी बेटे को भी काल को खोजने के लिए भटकने से काफी हद तक रोका जा सका। वह छोटी ड्रैगन को इतना आकर्षित क्यों करती थी, यह उसके लिए एक रहस्य था। नचटिया ने अपने संरक्षक से कई बार स्पष्ट रूप से सुना था कि काल को ड्रैगन का बच्चा पालने की मनाही थी। हालांकि इसका मतलब यह नहीं था कि ड्रैगन के बच्चे उसकी ओर आकर्षित नहीं होते थे। यहां तक कि पुनर्जन्म लेने वाला सफेद ड्रैगन ब्रदर चिन भी उसकी ओर आकर्षित हो गया था। ठीक है, खाना खाने के बाद सब लोग क्या करना चाहते हैं? क्या हम शैडो टैग खेलें? या हम सब थोड़ी देर सो जाएं? नाचटिया ने पूछा, उसे पता था कि जवाब क्या होगा और असल में क्या होगा। शैडो टैग, सभी नन्हे पक्षियों ने एक साथ मांग की। अंडे से निकलने के बाद दूसरे दिन के अंत तक पहुंचते पहुंचते उसे यही उम्मीद थी। वे सभी एक दूसरे को ताश खेलने की इच्छा रखेंगे, और फिर 10 मिनट में ही थक जाएंगे, और देखभाल करने वाले उन्हें उठाकर उन छोटे छोटे बिस्तरों पर वापस ले जाएंगे जो उनके लिए अलग से बने हुए थे। लेकिन सिस्टर रे को उनके साथ यह खेल खेलना बहुत पसंद था, और वह मकड़ी के रूप में उनका पीछा करती थी, जिससे नवजात बच्चों को उससे बचने के लिए अपने पंख फड़फड़ाने पड़ते थे, क्योंकि मकड़ी उन्हें गतिमान रखने और किसी को भी वास्तव में भागने से रोकने के लिए न्यूनतम प्रयास करती थी। ऐसा नहीं था कि वे कभी उससे तेज हो पाएंगे, और उनमें से किसी के पास भी ऐसी कोई कला नहीं थी जिससे वे उसकी नजरों से छिप सकें। और न ही अगले कुछ वर्षों में, जब वे ड्रैगन बनने की बुनियादी बातें सीख रहे थे, तब तक उनके लिए ऐसी कोई कला सीखना संभव था। सभी ड्रैगन के अंडों से बच्चे निकलने के एक सप्ताह बाद आखिरकार हालात शांत होने लगे थे, और यह स्पष्ट हो रहा था कि टाइनी वर्ल्ड के लिए कुछ अमर प्राणियों का शिकार करने का उनका इरादा सफल हो गया था। मार्क, नैट और जिम पहले दिन नन्हे ड्रैगनों के साथ थोड़ी देर खेलने के बाद चले गए थे। लेकिन न्यान, जेफ और ब्रदर चिन वहीं खुशी खुशी रुके रहे और अमर आत्मा अवस्था के शिखर की ओर अपनी प्रगति को बेहतर बनाने के लिए माना एकत्रित करने वाले यंत्रों का उपयोग करते रहे। उन सभी के पास अभी भी काम बाकी था, उनमें से 2 इसलिए क्योंकि वे घायल होकर पुनर्जन्म ले चुके थे, और न्यान की अमरता प्राप्त करने के बाद उसकी प्रगति की दर बहुत ही खराब थी। अमर रैंक के मामले में उसका सिस्टम उतना अच्छा नहीं था, और उसने हाल ही में काल द्वारा कबीले के लिए बनाए गए क्लास चेंज ओबेलिस्क की मदद से अपनी क्लास को आगे बढ़ाने में कामयाबी हासिल की थी। इसलिए उसे बहुत काम करना था। काल करवट बदलकर अपने कमरे की खिड़की से बाहर देखने लगा और चारों ओर नजर घुमाने लगा। टाइनी वर्ल्ड के घास के मैदान और झील क्षेत्र में नवजात ड्रैगन हर दिशा में उड़ते हुए अपने नए परिवेश का पता लगाना सीख रहे थे। अब जब वे कुछ मिनटों से ज्यादा देर तक जाग सकते थे, तो उनमें जिज्ञासा कूट कूट कर भरी थी, और वे अपने प्रारंभिक विकास के लगातार भोजन मांगने वाले चरण से लगातार जवाब मांगने वाले चरण में पहुंच चुके थे। स्वाभाविक रूप से उनके प्रश्न उन सभी चीजों के बारे में थे जिनके बारे में एक युवा ड्रैगन को जिज्ञासा हो सकती है। जैसे कि वे हवा में क्यों उड़ सकते हैं लेकिन पानी में नहीं? हवा और घास का तापमान अलग अलग क्यों होता है? बिजली वाले ड्रैगन का स्वाद जंगल वाले ड्रैगन जैसा क्यों नहीं होता?
टेसा ने तय कर लिया था कि इसमें लगभग निश्चित रूप से कारा की ही गलती थी। अंडे से निकलने के बाद बेजर ने हर प्रजाति के ड्रैगन के एक एक अंडे को चाटा होगा, ताकि वह उसे अपने दिमाग में याद रख सके। इसलिए छोटे छोटे ड्रैगन के बच्चों ने भी उसी राह पर चलते हुए हर चीज का स्वाद चखा। कुछ मायनों में यह उनके विकास के लिए सहायक था। उन्हें यह सीखना जरूरी था कि उन्हें क्या पसंद है और क्या नहीं। लेकिन उन्हें लगातार ऐसी चीजें चखने के लिए देना जो खानी नहीं चाहिए, देखभाल करने वालों के लिए तनावपूर्ण होता जा रहा था। काल बाहर छोटे बच्चों की हरकतों पर हंसा और फिर उसने अपने बगल में सो रही डाना को बाहों में भर लिया। छत की कड़ियों में सरसराहट की आवाज ने काल का ध्यान खींचा और उसने ऊपर देखा तो ओपल झूले पर सो रही थी और उसके बगल वाली कड़ी पर एक चित्रकार के आसन जैसा कुछ रखा हुआ था। क्या वह पिछली रात देखी गई किसी चीज का चित्र बनाने की योजना बना रही थी? खैर, मजाक तो उसी पर भारी पड़ गया। जब तक वे अपने कमरे में वापस लौटे तब तक वे दोनों इतने थक चुके थे कि सोने के अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया था। अभी भी वे अपने सबसे आरामदायक पायजामे में ही थे। काल ने पूरे अंतरिक्ष में अपना ध्यान केंद्रित किया, किसी भी प्रकार की परेशानी के संकेतों की तलाश की और पाया कि लगभग सब कुछ नियंत्रण में था। फिलहाल एकमात्र समस्या ये थी कि वृक्ष किले में रहने वाले वन ड्रैगन नाश्ते के लिए उठने को तैयार नहीं थे, क्योंकि वे इतने आराम में थे कि इतनी सुबह भूख को खुद पर हावी नहीं होने देना चाहते थे। और एक मादा डिवाइन लाइटनिंग ड्रैगन का बच्चा चुपके से न्यान के बिस्तर में घुस गया था, ताकि वह जेफ के बगल में झपकी ले सके। उसने यह मानने से इनकार कर दिया कि वह अन्य नवजात शिशुओं में से एक नहीं था, और उसने फैसला कर लिया था कि वह न केवल उसकी प्रजाति का था, बल्कि वह उन सभी में सबसे होनहार होना चाहिए। इसलिए उसने ठान लिया था कि उसे उसके रहस्यों को जानने के लिए उसकी उपस्थिति में ही रहना होगा। हालांकि न्यान का इरादा किसी और को अपना जेफ चुराने देने का नहीं था, इसलिए बात दो छोटे ड्रैगन के साथ बिस्तर साझा करने में बदल गई। उसने कई बार समझाया था कि जेफ उम्र में बड़ा है और उसे चोट लगी थी, जिसके कारण उसका आकार छोटा हो गया था, लेकिन उस छोटे ड्रैगन ने पहले कभी ऐसी कोई बात नहीं सुनी थी और उसने बस यही मान लिया था कि वह उस विलक्षण प्रतिभा को अपने पास रखने के लिए झूठ बोल रही है। न्यान का जेफ के प्रति अत्यधिक सुरक्षात्मक रवैया उसके पक्ष में नहीं जा रहा था। और फिर काले अजगर के भाग निकलने का मामला था। एक अंतर्मुखी स्वभाव के व्यक्ति और मृत्यु के देवता के अनुयायी होने के नाते उसे अन्य नवजात पक्षियों के पास रहने का कोई विशेष कारण नहीं दिखता था, सिवाय तब जब कोई पाठ पढ़ाया जा रहा हो और वह नियमित रूप से किसी ऐसे व्यक्ति का अनुसरण करने के लिए निकल जाता था जो कुछ दिलचस्प काम कर रहा हो। उनके साथ न जाना, न ही उनसे बातचीत करना। नहीं, वह तो बस उनके पीछे पीछे उड़ना या लड़खड़ाते हुए चलना चाहता था ताकि देख सके कि वे क्या कर रहे हैं। रसोई के कर्मचारी उसके सबसे आम निशाने होते थे, क्योंकि वे अक्सर खून से लथपथ रहते थे, लगातार ताज़ा मांस तैयार करते रहते थे। हालांकि वह रे को ढूंढने और यह पता लगाने में भी दिलचस्पी रखता था कि वह क्या कर रही है, या थोर का पीछा करते हुए प्रशिक्षण मैदान तक जाता था, जहां वह उस विशालकाय योद्धा को अपने युद्ध कौशल का अभ्यास करते हुए देखता था। आज सुबह वह ज्यादा दूर नहीं गया था और पहाड़ के नीचे बने परिसर में था, रसोई कर्मचारियों को सुबह के भोजन के लिए मुर्गियां काटते हुए देख रहा था। उसने पूछा, अरे ये चपटी चीजें क्या है? नाश्ते के बरीटो के लिए टॉर्टिला। मुझे नहीं पता कि तुम्हारा पेट अभी इसे पचा पाएगा या नहीं। उनकी गंध अच्छी होती है, राख और आग जैसी। अरे यार, एक जल गया। चलो, मैं जला हुआ हिस्सा खुर्च कर निकाल देता हूँ, तुम इसे चख लो। शेफ ने सुझाव दिया। नन्हे ड्रैगन ने सिर हिलाया। यह अच्छा होना चाहिए। यह अब निश्चित रूप से मर चुका है। जला हुआ। रसोइया को समझ नहीं आ रहा था कि उसे हंसना चाहिए या रोना चाहिए, क्योंकि उसे एक टॉर्टिला जलाने के लिए तारीफ मिल रही थी जिसे उसे गर्म करना था। लेकिन उसने जले हुए हिस्से को खुरचकर साफ किया और छोटे ड्रैगन को एक टुकड़ा खिलाया। ये चबाने में थोड़ा सख्त है, लेकिन मांस की तरह सख्त नहीं। इसका स्वाद मांस जैसा नहीं है, बस थोड़ा तीखा है। मुझे पसंद आया। क्या आप इसमें चिकन भी डालते हैं? चिकन इसके साथ अच्छा लगेगा। हाँ, चिकन या सॉसेज और कुछ आलू और अंडा और तीखी चटनी। गरम सॉस। आपने आग को सॉस में बदल दिया। मुझे ये चाहिए। शेफ हंसा और उसने एक बुरिटो को 2 हिस्सों में काट दिया। लो, थोड़ा चख कर देखो, लेकिन अगर पेट में दर्द हो जाए तो मुझे दोष मत देना। काले ड्रैगन ने नाश्ते के बुरिटो के टुकड़े को अपने दोनों अगले पैरों से उठा लिया। उसने अपने पंजों से उसे पकड़ लिया और काट लिया। आग, ओह, ये तो आनंद है। हाँ, हमें और चाहिए। और मांस। और मांस। क्या मांस तैयार है? बोने ने निराशा में आह भरी। चूजों के लिए कच्चे मांस के ढेर बनाना 100 और लोगों के लिए उचित भोजन पकाने की तुलना में ये कहीं अधिक आसान था।
होने वाला है। हाँ, हमारे पास काफी मांस तैयार है। लेकिन आपको नियम तो पता ही है, नाश्ता परोसे जाने तक आपको कुछ नहीं मिलेगा। सुबह सुबह आपको बुरिटो का सिर्फ एक टुकड़ा ही मिला था, क्योंकि आपने इसे पहले कभी आजमाया ही नहीं था। यह एक बेवकूफी भरा नियम है। यहाँ मांस है, मुझे उसकी गंध आ रही है। जब आप इतने बड़े हो जाएं कि अपना नाश्ता खुद बना सकें, तब आप नियम बदलने के लिए मैट्रन से बातचीत करें। फिर तो ये कभी नहीं बदलेगा। वह अजगर बहुत डरावना है। काल चुपके से बिस्तर से उठा और दिन के लिए तैयार होने से पहले जल्दी से नहा लिया। एक हफ्ते तक छिपने के बाद अब समय आ गया था कि हम इस छोटी सी दुनिया से बाहर निकलें और फिर से बाहरी दुनिया का जायजा लें। हाल ही में घर से बाहर निकले लोगों में केवल लियो और कारा ही थे, जो स्कूल जा रहे थे। उन्होंने किसी भी अजीब बात की सूचना नहीं दी थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि कुछ भी नहीं हो रहा था, बल्कि यह था कि बच्चों को इसकी जानकारी नहीं दी जा रही थी। यहाँ तक कि कारा भी बाहर हो रही घटनाओं पर ध्यान नहीं देती थी, क्योंकि वह अपना खाली समय या तो अपनी कक्षा के साथ मजेदार चीजें सीखने में या नन्हे ड्रैगन के साथ खेल खेलने में बिताती थी। ऐसे कई लोग थे जो स्पष्ट रूप से अमर पैदा होने वाले थे, जो अपने सिस्टम इंटरफेस को सक्रिय करते ही बिना किसी कठिनाई के आगे बढ़ने के लिए नियत थे। इसलिए चूंकि उसे यह नहीं पता था कि वे उन्हें अपने पास रखेंगे या सहायता के लिए उन्हें अमरलोक में स्थानांतरित करने के लिए काम करेंगे, इसलिए वह जितना हो सके उतना अच्छा समय बिताना चाहती थी। छोटे बच्चों के विचार बेहद अराजक थे। वे खुद को रोक नहीं सके, उनके पास दुनिया को समझने का कोई संदर्भ नहीं था, इसलिए उन्होंने बस वही बोल दिया जो पहले उनके दिमाग में आया, और कारा ने उसे संभव बनाने की पूरी कोशिश की। आज उसका मिशन था एक नन्हे बच्चे को कुछ मिनटों के लिए भागने में मदद करना। पहचान से भागना नहीं, बल्कि वह नन्हा बच्चा आश्वस्त था कि बाहर एक पूरी अलग दुनिया है। एक ऐसी दुनिया जो उस क्षेत्र से छिपी हुई है जिसे ड्रैगन ब्रह्मांड का प्रारंभिक क्षेत्र मानता है, यानी छोटी दुनिया जो उस समय एक तिहाई शिशु ड्रैगनों की दुनिया थी। अगर वह उनके लिए एक सुरक्षित प्रारंभिक क्षेत्र नहीं था, तो और क्या हो सकता था? उसके मन में एक आवाज आई जिसने उसे बताया कि कई और दुनियाएं हैं, और उसे पूरी तरह से परिपक्व होने से पहले उन्हें ढूंढना होगा ताकि वह अपनी पूरी क्षमता को जागृत कर सके। छोटी ड्रैगन को इसका मतलब नहीं पता था, लेकिन उसका इरादा पूरी तरह से खोजने का था। बाहर, कारा ने अपना रूप बदला और चुपके से उसके पास पहुंची जब कोई और नहीं देख रहा था, फिर उसे टाइनी वर्ल्ड से बाहर निकालकर काल के अपार्टमेंट में ले गई। ठीक है, हमें जल्दी करनी होगी, नहीं तो हम पकड़े जाएंगे और मुसीबत में पड़ जाएंगे। यह अमर लोक है, या कहें तो अमर लोकों में से एक है। जब तुम छोटे लोक में इतना परिपक्व हो जाओगे कि वहां कोई चुनौती नहीं बचेगी, तब तुम यहां आओगे। यह दुनिया में एक सुरक्षित स्थान है, जिसे न्यू होम मचेंट क्लैन कहा जाता है। हालांकि अमर ड्रैगनों के लिए भी बाकी दुनिया बहुत खतरनाक है। कबीले से बाहर निकलने के बाद कई लोग आपकी शक्तियां चुराना चाहेंगे या आपको काटकर आपकी खाल चुरा लेंगे। अंदर काफी सुरक्षित है, इसलिए मैं तुम्हें एक ऐसी खास जगह पर ले जाऊंगी जिसके बारे में सभी युवा ड्रैगन्स को पता होना चाहिए। कारा ने नाटकीय प्रभाव के लिए फुसफुसाते हुए कहा। अपार्टमेंट में कोई नहीं था जो उनकी बातें सुन सके। पुस्तकालय, छोटे ड्रैगन ने आशा भरी निगाहों से पूछा। कारा हंस पड़ी। इस बार नहीं, हालांकि वह भी बहुत महत्वपूर्ण है। सिस्टम को सक्रिय करने और अपनी पहली क्लास हासिल करने के बाद हम उस पर वापस आएंगे। आज हम आपूर्ति गोदाम में अपने दोस्त मिन से मिलने जाएंगे। काल ने वहां कुछ सामान का ऑर्डर दिया है, इसलिए हम उन्हें ले आएंगे और वापस ले आएंगे। इससे आपको मिस मिन से मिलने का मौका मिलेगा और भविष्य में सामान के बदले में वह आपकी सभी जरूरतों का ध्यान रखेंगी। नन्हे ड्रैगन ने गंभीरता से सिर हिलाया। कारा तभी तो मिन को सबसे पहले आपूर्ति गोदाम में ले जा रही थी, इसलिए यह मिन नाम की महिला जरूर बहुत महत्वपूर्ण होगी। दोनों अपार्टमेंट से बाहर निकले। नन्हा अजगर, हर प्रजाति के छोटे बच्चों की तरह, कारा के मानव शरीर के बगल में लड़खड़ाते हुए चल रहा था। लेकिन जमीन पर फुर्ती की कमी को उसने अपनी मनमोहकता से पूरा कर दिया, और रास्ते में मिलने वाला हर कोई उस नन्हे जीव को परेशान न करने या उस पर पैर न रखने का ध्यान रख रहा था, जो स्पष्ट रूप से कारा के साथ चुपके से घर से बाहर निकलने की पूरी कोशिश कर रहा था। कबीले के अधिकांश लोग पहले से ही जानते थे कि कारा एक कैसबैज है, इसलिए उन्हें इस बात पर आश्चर्य नहीं हुआ कि वह एक नन्हे ड्रैगन को घर भागने में मदद कर रही थी। लेकिन वे ये भी जानते थे कि उसकी प्रजाति दूसरों की प्रतिक्रियाओं पर निर्भर करती है, और अगर वे उसे ऐसा करते हुए पकड़ने का बवाल मचाते, तो वे उसे ऐसा और भी बार करने के लिए प्रोत्साहित करते। उन्हें यह एहसास नहीं था कि कारा ने इसकी योजना बना रखी थी, और उनकी प्रतिक्रियाएं उस नन्ही दिव्य बिजली ड्रैगन को अजनबियों के बीच सहज रहना सिखाने में मदद कर रही थी।
वह ज्यादा सहज महसूस नहीं कर रही थी, उसे चेतावनी दी गई थी कि दुनिया खतरनाक है। लेकिन वह इतनी सहज थी कि वह घर में बंद रहने वाली नहीं बन जाएगी, जिसे कारा नीले रंग से जुड़ी हर चीज के लिए एक वास्तविक खतरा मानती थी। नीले ड्रैगन और उनकी लाइब्रेरी, रेमी और उसकी रसायन शास्त्र प्रयोगशाला। मूल रूप से यह एक ही बात थी, नीले जीव खुद को दुनिया से अलग कर लेते थे, ताकि वे अपने काम में पूरी तरह से लीन हो सकें। पर यहां तक कि विकृत दिव्य बिजली ड्रैगन जेफ भी छिप गया। इसका उद्देश्य उसकी अमर आत्मा का पुनर्निर्माण करना था, जिसके लिए उसे अपनी ज्ञात तकनीक का उपयोग करके ऊर्जा एकत्रित करने के लिए हजारों घंटों के एकाग्रता की आवश्यकता थी। लेकिन कारा के लिए यह बात अप्रासंगिक थी। वह उदास था और घर के अंदर छिपा रहता था, जिससे वह कम मनोरंजक लगता था। उनके प्रवेश करते ही दरवाजे की घंटी बजी और मिन ने अपने काउंटर से ऊपर देखा। अरे कारा, तुम्हें फिर से देखकर अच्छा लगा। आज सुबह तुम यहाँ क्यों आए हो? कारा ने काल के हालिया उत्पादन प्रयासों से प्राप्त एक शक्ति की अंगूठी को उस पर रख दिया। विरोध करना? मैं ऑर्डर किए गए पौधों का भुगतान करने और उन्हें लेने आई हूँ, उसने गर्व से बताया, जबकि छोटा ड्रैगन विस्मय से ऊपर देख रहा था। तभी मिन ने देखा कि वे अकेले नहीं हैं, और उत्साह से उछल पड़ी। काउंटर पर खड़े होकर उसने नन्हे बच्चे को अपनी बाहों में उठा लिया। ओह देवी, ये तो बहुत प्यारी है। तुम्हारा नाम क्या है, नन्ही बच्ची? द ग्रीन ड्रैगन ने उत्साह से कहा। मैं टेना हूँ। आप ही तो महान मिन हैं, लूट के गोदाम के रक्षक। मिन खिलखिलाकर हंस पड़ी। पक्का कारा ने ही उस नन्ही सी बच्ची के सामने उसका इस तरह वर्णन किया था। तराजू का नीला गोला। जी हाँ, मैं हूँ। लेकिन मैं अभी तक महान नहीं हूँ, मैं अभी काफी युवा हूँ। मैं एक हरा ड्रैगन भी हूँ, लेकिन काम के लिए रूप बदलना मेरे लिए ज्यादा सुविधाजनक है। आप, जब तुम थोड़े बड़े हो जाओगे, तब ये तरकीब सीख लेना। ड्रैगन ने उत्साह से सिर हिलाया और मिन की बाहों में छटपटाने लगा। बटन नाम की ड्रैगन मुझसे थोड़ी ही बड़ी है, और वह पहले से ही उसे इंसान में बदलने की तरकीब पता है। ये बहुत कारगर लगती है। लेकिन उन्होंने मुझे बताया कि जब तक मैं थोड़ा बड़ा नहीं हो जाता, तब तक इसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मेरा इंसानी रूप तब तक बहुत छोटा होगा और काम का नहीं रहेगा। मुझे यकीन है कि काल के पास इसे करने का एक बेहतर तरीका होगा, लेकिन उसने कहा कि वह अभी हमें नहीं सिखाएगा। बहुत जल्दी कौशल हासिल करने से हमारी कक्षा की प्रगति में गड़बड़ी हो सकती है। मिन हंस पड़ी। काल बिल्कुल सही कह रहा है। अगर आप क्लास लेने से पहले कोई स्किल हासिल कर लेते हैं, तो क्लास के विकल्प सीमित हो जाएंगे और आपको सिर्फ वही क्लास मिलेंगी जो उस स्किल से संबंधित हो। पहले से ही पता है। यदि आपके पास कक्षाओं के लिए कोई अच्छे विकल्प नहीं है, तो यह एक नया विकल्प प्राप्त करने का एक प्रभावी तरीका हो सकता है। लेकिन यह तब होगा जब आपने पहले से ही एक कक्षा ले रखी हो और उसे सीख लिया हो। यह आपको सब कुछ सिखा सकता है। टेना ने मन में यह बात बिठा ली। कक्षाओं की अपनी सीमाएं होती हैं, उनसे सब कुछ सीखना होता है और फिर उससे भी बेहतर कक्षा में दाखिला लेकर और भी रोचक चीजें सीखनी होती हैं। मिन टीना को अपनी बाहों में लिए हुए काउंटर के पीछे लौट आए और काल द्वारा अनुरोधित वस्तुओं को इकट्ठा किया। नन्हे ड्रैगन के लिए यह एक ज्ञानवर्धक अनुभव था। उस दीवार के पीछे, जिसे वे गोदाम कहते थे, बहुत सी शानदार चीजें छिपी हुई थीं, और उन्हें पाने के लिए आपको बस कोई चमकीली चीज चाहिए होती थी। इन अमर विश्व ड्रैगनों का सिस्टम वाकई बढ़िया था। वे अपने खजाने से लूटी हुई चीजें लेकर समूह के खजाने से नई लूटी हुई चीजें लेते थे। उन्होंने ये सिस्टर कारा से ही सीखा होगा। उस नन्हे जीव के मन में कारा लूट से संबंधित ज्ञान का सबसे बड़ा स्रोत थी, और अब भी वह एक चमकदार चीज के बदले में ढेर सारे सुगंधित पौधे प्राप्त करने में कामयाब रही थी, जिन्हें वह छोटी दुनिया में उगाएगी। इतना एक तरफा सौदा और कौन कर सकता था? बेशक टेना को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि रेयर ग्रेड इमॉर्टल रैंक की अंगूठी इतनी कीमती होती है। उसे बस इतना पता था कि यह एक छोटी सी चमकदार कीमती चीज है। ठीक है, अगर आपके पास वह सब कुछ है जिसकी आपको जरूरत है, तो मैं अब ब्रेक पर जा रही हूँ और अपने कमरे में वापस जा रही हूँ, मिन ने कहना शुरू किया। मेरे बिना नहीं। तुम नन्हे ड्रैगन को गले लगा सकते हो, लेकिन मैंने लाल ड्रैगन की मुखिया से वादा किया है कि मैं उसे वापस लाऊंगा। मिन अनाथालय की महिला व्यवस्थापकों के प्रकोप के सहज भय से कांप उठी। अच्छा सुझाव है, हम सब आइसक्रीम खाने चलते हैं, और फिर मैं काम पर लौट जाऊंगी, तब तक आप बच्ची को वापस ले आइए। मिस टीना, क्या आपको आइसक्रीम खाने का मौका मिला है? आइसक्रीम, जमी हुई क्रीम, मुझे इसके बारे में पता नहीं। क्या ये स्वादिष्ट होती है? दाना मेज को अपनी कॉफी में क्रीम पसंद है। मिन उस नन्हे बच्चे के लगातार पूछे जा रहे सवालों पर हंस पड़ी। हाँ, ये कमाल है।
क्रीम कई चीजों के लिए अच्छी होती है, चाहे गर्म हो, कॉफी में हो या जमी हुई हो आइसक्रीम में। आप इससे मुलायम व्हिप्ड क्रीम भी बना सकते हैं। ओह, मैं इसे जानती हूँ। हमारा ग्रीन ड्रैगन इससे स्नैक्स बनाता है। मिन मुस्कुराई। वह जानती थी कि काल ने टाइनी वर्ल्ड में उससे कहीं अधिक चीजें छिपा रखी थी, जिन्हें खोजने के लिए उसे समय नहीं मिला था, लेकिन उसने यह नहीं सोचा था कि वहां एक दिव्य बिजली ड्रैगन का बच्चा भी होगा। क्या सत्ता हासिल करने की यही उसकी अगली योजना थी? अमरता के लिए पैदा हुए एक नवजात शिशु को बंधन में बांधना। मिन ने एक अन्य कर्मचारी को इशारा किया, जिसने उसे मुस्कुराते हुए देखा, क्योंकि वह पहले से ही जानती थी कि वह चूजे के साथ अधिक समय बिताने के लिए अतिरिक्त अवकाश ले रही है। उसे इसकी भरपाई के लिए अतिरिक्त काम करना पड़ेगा, लेकिन उसे रोकना उसे दुखी कर देगा, और परिणामस्वरूप उसके आसपास के सभी लोग भी दुखी हो जाएंगे। मेरे लिए उनका एक एग सैंडविच ले आना, उसने चिल्लाकर कहा जैसे ही मिन दरवाजे से बाहर भागी। कम से कम वह अपने स्पष्ट रूप से विचलित सहकर्मी की जगह काम करके कुछ खाने पीने का सामान तो प्राप्त कर सकती थी। मिन ने हाथ हिलाकर सहमति जताई और अपनी बाहों में दिव्य बिजली ड्रैगन के बच्चे को लेकर तेजी से बाहर निकल गई। तभी पास से गुजर रहे बुजुर्ग व्यक्ति ने तुरंत हंसना शुरू कर दिया। क्या ये अब कोई फैशन ट्रेंड बन गया है? अपनी बाहों में दिव्य बिजली के ड्रैगन को लेकर घूमना। पहले न्यान था, अब मिन है, लेकिन ये वही ड्रैगन नहीं है, उन्होंने मजाक में कहा। मिन खिलखिलाकर हंस पड़ी। बड़े साहब, टीना से मिलिए। नन्ही टीना अभी अभी जन्मी दिव्य बिजली की ड्रैगन है, जेफ की तरह पुनर्जन्म नहीं लिया है। हम उसे आइसक्रीम का स्वाद चखाने जा रहे हैं। और आपको ये खूबसूरत युवती कहाँ मिली? उसने पूछा। कारा उसे मेरे पास लाई थी। क्या आप हमारे साथ आना चाहेंगे? गोदाम के बुजुर्ग ने एक पल के लिए इस पर विचार किया, फिर अपना सिर हिला दिया। नहीं, अगर इस बच्चे की माँ उसे ढूंढने आती है तो मैं वहां मौजूद रहना और उसके आरोपों का सामना करना पसंद नहीं करूंगी। टेना हंसी और उसने अपना एक स्वतंत्र पंख फड़फड़ाया। कोई बात नहीं, मैं रेड ड्रैगन्स के साथ रहता हूं, और मैट्रन को नहीं पता कि हम गोदाम से काल का ऑर्डर लेने के लिए एक साहसिक यात्रा पर गए थे। ऐसे में तो मैं बिल्कुल भी वहां मौजूद नहीं रहना चाहता। वहां की महिला कर्मचारी बहुत डरावनी है, उसने मजाक में कहा। अगर महिला कर्मचारियों ने कारा को बाहर ले जाने की इजाजत दे दी थी, तो शायद कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन उसे काम करना था। टेना ने सहमति में सिर हिलाया। जब कोई बात नहीं मानता था तो मैट्रन बहुत चिढ़ जाती थी। लेकिन फिर भी वह जानना चाहती थी कि आइसक्रीम आखिर होती क्या है। कारा उसकी सुरक्षा करेगी। जब वे अंदर दाखिल हुए तो आइसक्रीम की दुकान में सन्नाटा पसरा हुआ था, कुछ ही मेजों पर लोग बैठे थे और कोई कतार में नहीं था। ऐसे में यह बात आसानी से नजरअंदाज नहीं की जा सकती थी कि मिन सुबह सुबह अपने छोटे बच्चे को साथ लेकर आई थी, जबकि आमतौर पर उस समय उसकी ड्यूटी होती है। नमस्कार, आज हम आपके लिए क्या ला सकते हैं? क्लर्क ने पूछा, जबकि टीना मिन की बाहों से खुद को छुड़ाने और आइसक्रीम के विकल्पों को देखने के लिए संघर्ष कर रही थी। ये सब बहुत ही बढ़िया महक रहा है। यह मीठा और मलाईदार है, और मुझे फलों और मेवों की खुशबू आ रही है। निश्चित रूप से खाना है, लेकिन पूरा भोजन नहीं। ये कितना अद्भुत है। अगर इसमें मांस नहीं है, तो इसे रात का खाना नहीं माना जा सकता, इसलिए इसे सुबह का खाना भी नहीं माना जा सकता। उसके इस बयान पर क्लर्क को हंसी आ गई। देखने का ये निश्चित रूप से एक तरीका था। इस पर, क्या कोई ऐसा स्वाद है जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है? क्लर्क ने सावधानीपूर्वक पूछा। यदि छोटा ड्रैगन डिस्प्ले के ऊपर से उतरकर अंदर जाने की कोशिश करता तो वह हस्तक्षेप करने के लिए तैयार था। फ्रीजर, ऐसा पहली बार नहीं होगा। झुनझुनी सी महसूस हो रही है। मुझे ये झुनझुनी अच्छी लगती है, इनका स्वाद बिजली की तरह होता है। उसका मतलब पुदीना है, या फिर कोई भी ऐसी चीज जो मुंह में ठंडक और झंझनाहट का एहसास देती हो, कारा ने स्पष्ट किया। तो फिर, हमारे पास माउंटेन ड्रैगनबेरी और चॉकलेट का एक विशेष संस्करण है जो आपको बहुत पसंद आएगा। लीजिए, एक नमूना चख कर देखिए। उसने लकड़ी के एक छोटे चम्मच में थोड़ी सी मात्रा निकाली और उसे टीना की ओर बढ़ाया। नन्हे अजगर ने उसे अपने दोनों अगले पंजों से पकड़ लिया और लालच से चाटने लगा। चम्मच से आइसक्रीम का एक एक अंश हटा दिया गया, जिसे उसने बाद में खा लिया। चम्मच नाश्ते का हिस्सा नहीं है। वैसे ये बुरा नहीं है। मुझे लगता है कि यह हाईलैंड ग्रोव बांस है। फॉरेस्ट ड्रैगन्स ने इसे खाने योग्य कटोरे बनाने के लिए सुझाया था। क्लर्क ने आह भरी। आपको अपने ड्रैगनों से बात करनी होगी। जंगल के ड्रैगन शायद इसे पचा लें, लेकिन ज्यादातर प्रजातियां बांस को पचाने के लिए अच्छी तरह से नहीं बनी है। कारा ने उसे दोनों अंगूठे ऊपर करके इशारा किया। मैं इसे ध्यान में रखूंगी।
मिस टीना के लिए एक कटोरी बांस ले आओ और मैं रॉकी रोड लूंगी। मुझे लगता है कि मिन को पीच चाहिए। आज शरबत। मिन ने पलकें झपकाईं। क्या ये भी एक विकल्प था? उसे तो केस में कहीं भी इसका जिक्र नहीं मिला। लेकिन क्लर्क मुस्कुराया और बर्फ की एक नई बाल्टी लाने के लिए पीछे चला गया। क्रीम। मुझे नहीं पता कि आपको कैसे पता चला कि हमें यह मिल गया है। ये कल रात ही आया था और हम इसे गुप्त रख रहे थे। ये कल से विशेष फ्लेवर होगा। लेकिन मिन के लिए हम अपवाद कर सकते हैं। वेयरहाउस क्लर्क महीने के विशेष ऑफर को सबसे पहले खरीदने पर खुशी से झूम उठा। ग्रीन ड्रैगन के लिए यह एक बड़ा पल था। अपने खजाने को हाथ में लेकर वे तीनों दुकान के पिछले हिस्से में बैठ गए और शांति का आनंद लेने लगे, क्योंकि टीना नए स्वादों के बारे में और ब्रेन फ्रीज के खतरों के बारे में सब कुछ सीख रही थी। इससे पहले उसने कभी इतनी ठंडी चीज नहीं खाई थी, इसलिए जब उसे पहली बार ठंड का एहसास हुआ तो उसे कोई चेतावनी नहीं मिली और दर्द से कराहते हुए उसके पंजे उसके सिर पर चले गए। ये स्वादिष्ट तो था, लेकिन खतरनाक भी। आइसक्रीम एक अराजकता तत्व वाला खाद्य पदार्थ था। इसे धीरे धीरे खाना चाहिए। आइसक्रीम छोटे ड्रैगनों को धैर्य सिखाती है, मिन ने समझाया। टेना ने अपने कटोरे को देखते हुए भौहें चढ़ाईं। क्या इसे एक ही बार में पूरा नहीं खा सकते और सिर्फ एक बार ही दिमाग सुन्न हो सकता है? लेकिन फिर तो आपको इसका स्वाद बार बार चखने के बजाय सिर्फ एक बार ही मिलेगा। नन्हे ड्रैगन की आंखें चौड़ी हो गईं। यह तो जीवन बदल देने वाली ज्ञान की बात थी और हरी ड्रैगन ने इसे इतनी आसानी से साझा किया। वह वाकई एक अच्छी इंसान थी। टेना ने ध्यान से आइसक्रीम को थोड़ा और चाटा और मुंह बंद करने से पहले उसे अपनी जीभ पर थोड़ा पिघलने दिया। यह तरीका बेहतर था, लेकिन थोड़ा गंदा था। अगली बार वह अपनी जीभ को अंदर खींच लेगी, लेकिन तुरंत मुंह बंद नहीं करेगी, ताकि ब्रेन फ्रीज से बच सके। फिर उसने देखा कि कारा इसे कैसे करती है। उसने चम्मच को घुमाया और कुछ देर के लिए अपने मुंह में रखा ताकि वह उसके मुंह के ऊपरी हिस्से को ठंड से बचाए रखे, और ऐसा करने से उसे फायदा हुआ। इसलिए टीना ने भी यही तरीका अपनाने का फैसला किया। मिन मुस्कुराई जब उसे एहसास हुआ कि नन्ही बच्ची न केवल आइसक्रीम के बारे में सीख रही थी, बल्कि बर्तनों के बारे में भी सीख रही थी। नन्हे ड्रैगन रूपांतरित नहीं हो सकते थे, क्योंकि उनका मानव रूप असहाय हो जाता। लेकिन उस अवस्था में वे आमतौर पर विभिन्न प्रकार के मांस और पहले से कटे हुए टुकड़े ही खाते थे, जिन्हें वे सीधे काटकर खा सकते थे। अगर वे जंगली होते तो वे अपने शिकार के शरीर से सीधे मांस खाते। लेकिन काल भी अपने बच्चों को इतनी जल्दी शिकार पर नहीं भेजता, उसने अनुमान लगाया। ये बात सटीक थी, लेकिन पूरी तरह सच नहीं थी। वे नन्हे ड्रैगनों को टाइनी वर्ल्ड में शिकार के खेल सिखा रहे थे, लेकिन जीवित जानवरों के खिलाफ नहीं, बल्कि सिर्फ खेल के रूप में, जिसमें भोजन इनाम के तौर पर दिया जाता था। नन्हे ड्रैगनों को अपनी सहज प्रवृत्ति को पुरस्कृत करने की आवश्यकता थी ताकि वे ऊब या भ्रमित न हो, और यह ऐसा करने का सबसे अच्छा तरीका था। हर ड्रैगन शिकार करता था, और वे सभी इसे अपने अपने तरीके से करते थे, अपनी प्रजाति को जन्मजात रूप से प्राप्त कौशल का उपयोग करते हुए। लेकिन आज के समय में उनमें से सभी को अकेले शिकार करने की आवश्यकता नहीं होगी। जबकि कारा ने एक साहसिक कार्य के लिए एक ड्रैगन को चुरा लिया था, वहीं भी स्ट्रेंजर्स दलदली ड्रैगनों को ये समझाने के लिए रिश्वत के अपने अंतिम दौर की तैयारी कर रहे थे कि एक बंधुआ साथी बनना सबसे अच्छा विकल्प था। वे रेंजरों के साथ बंधन बनाने वाले सबसे शक्तिशाली जीवों में से थे, लगभग अपने आसपास के असली ड्रैगनों जितने ही ताकतवर और बुद्धिहीन प्रजाति होने के बावजूद बेहद बुद्धिमान थे। वे कुत्तों या बिल्लियों से भी ज्यादा समझदार थे, लेकिन कैस बैजर या डेमोनिक स्पाइडर जैसे जीवों के स्तर तक नहीं पहुंच पाए थे, जो आम भाषाएं बोल सकते थे या जटिल रिश्तों को समझ सकते थे। हालांकि अगर वे रेंजरों से जुड़ जाते तो ये स्थिति तेजी से बदल जाती। हॉक और अन्य लोगों के साथ जो हुआ था, ठीक उसी तरह ये बंधन उनकी बुद्धिमत्ता को बढ़ाएगा, और वे रेंजर्स के लिए सबसे अविश्वसनीय साथी साबित होंगे जिनकी वे उम्मीद कर सकते हैं। ये वृद्धि शायद उतनी न हो जितनी काल के जानवरों ने देखी थी। रेंजरों से सामान्य जानवरों को जो वृद्धि मिली थी, वह कहीं कम थी। लेकिन उनके साथी जानवर निश्चित रूप से सामान्य से अधिक बुद्धिमान थे, और ऐसे कुछ ज्ञात मामले भी थे जिनमें रेंजरों ने डॉल्फिन और कुछ वानर प्रजातियों के साथ संबंध स्थापित किए थे और उनके साथी बोल सकते थे। हैरानी की बात यह है कि डॉल्फिन ने एल्विश बोलना सीख लिया था, जो कि एक जलीय भाषा नहीं है, जैसा कि काल को इस विषय पर शोध करते समय मिले रिकॉर्ड से पता चलता है। ये बात थोड़ी अजीब लगी, लेकिन जिन मामलों में उन्नत रेंजर क्लास के किसी सदस्य ने डॉल्फिन के साथ घनिष्ठ संबंध बनाया, वे नाविक थे, खासकर मछुआरे। तो हो सकता है कि वे एल्विश भाषा बोलते हों और डॉल्फिन ने स्वाभाविक रूप से उनसे वही भाषा सीख ली हो।
किताबों में पर्याप्त जानकारी नहीं थी जिससे ये स्पष्ट हो सके, सिवाय इसके कि उन्होंने अपने साथी के मन में ही नहीं, बल्कि खुलकर बोलना भी सीख लिया था। काल ने मन ही मन कारा की हालत पर गौर किया, ये सुनिश्चित करने के लिए कि वह ये न भूल गई हो कि वह अपने साथ एक नन्हे बच्चे को साहसिक यात्रा पर ले गई थी, और फिर चुपके से दलदल में रेंजरों के साथ शामिल होने के लिए चला गया ताकि वे अपने नए साथियों के साथ संबंध स्थापित करने का प्रयास कर सकें। दलदली ड्रैगनों की संख्या उन्हें नियंत्रित करने वाले बीस्ट रेंजरों की तुलना में कहीं अधिक थी, इसलिए इस दिशा में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं थी। हालांकि इस बात की चिंता थी कि नवजात ड्रैगन इसे एक प्रतिस्पर्धा समझकर आपस में लड़ने लग सकते हैं। यह उनके छोटे से सामाजिक प्रयोग के लिए विनाशकारी होगा, इसलिए काल ने हालात बिगड़ने से रोकने के लिए उनके साथ शामिल होने का इरादा किया। काल के आते ही सारे नन्हे चूजे उसके चारों ओर जमा हो गए। उसी ने बड़ी बहन रेमी को प्रशिक्षित किया था, इसलिए वह उनके लिए मानो चाचा जैसा था। उसकी बातें बहुत मायने रखती थी। सभी को सुप्रभात। हमारे साथ यहाँ ये प्यारी महिलाएं हैं, जिनमें छिपकली और दानव दोनों शामिल हैं, जो आपके साथ साझेदार के रूप में जुड़ना चाहती हैं, ठीक उसी तरह जैसे रेमी और अन्य लोग मुझसे जुड़े हुए हैं। अब वे मेरे जितने शानदार तो नहीं हैं, लेकिन वे आपके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करेंगे और आपको बड़ा और मजबूत बनने में मदद करेंगे। काल ने कहना शुरू किया। काल की इस खुली चुनौती पर रेंजर्स ने आंखें घुमाई, लेकिन कुछ नहीं कहा क्योंकि वह गलत नहीं था। वह न केवल अधिक शक्तिशाली था, बल्कि लगभग हर मायने में उनका वर्ग उनसे कहीं अधिक श्रेष्ठ था। यहां तक कि जिस साधारण विंडस्पीड हॉक को उसने अपने साथ लिया था, वह भी डार्क फ्लेम फीनिक्स में बदल गया था, जबकि उनके पहले जानवर बंधन के बाद से बिल्कुल भी विकसित नहीं हुए थे। वैसे तो डायर वुल्व्स को किसी चीज की ज्यादा जरूरत नहीं थी। क्या किसी के पास कोई सवाल है? काल ने पूछा। काल के ध्यान से सुनने पर सभी दलदली ड्रैगन गुर्राने और भौंकने लगे, और रेंजर्स को उनकी बातों का कोई मतलब समझ नहीं आ रहा था। बीस्ट रेंजर्स को जानवरों को समझने की एक क्षमता तो मिली थी, लेकिन एक साथ दर्जनों ड्रैगनों के बोलने से शारीरिक हावभाव और कभी कभार मिलने वाली जानकारियों के अलावा और कुछ पता लगाना लगभग नामुमकिन था। ठीक है, जो लोग दलदल में खेलना जारी रखना चाहते हैं, वे पीछे जा सकते हैं। जो लोग सोचते हैं कि राक्षसों से अजीब गंध आती है, वे बीच में जा सकते हैं, और जो लोग ये देखना चाहते हैं कि रेंजर उन्हें मजबूत बनाने में कितना मददगार है, वे अपने संभावित साथियों से मिलने के लिए आगे आ सकते हैं। दानवों ने झुंझलाहट में गहरी सांस ली, फिर दलदली ड्रैगनों की ओर मुस्कुराए। वे दलदल की मूल प्रजाति नहीं थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से नवजात पक्षियों को उनकी गंध अजीब सी लगी।